आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं सरकारी नौकरियों की। इसमें राज्य सरकार की नौकरियां भी हैं, केंद्र सरकार की नौकरियां भी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जाति जाति की बड़ा शोर होता है, लेकिन देश के अंदर सही मायनों में अगर आप देखें तो 3-4 वर्ग हैं जिनकी बात होनी चाहिए। महिला की बात होनी चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, युवा की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही 4 जातियां मानिए, इन्हीं का उत्थान करना है और ये उत्थान अगर इनका हो गया तो देश को विकसित बनने से, डेवलप्ड भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इससे जुड़ा हुआ मामला मैं आपको इससे आगे बताऊंगा कि जातिगत जनगणना की बात अब भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से कहां सुनने को मिली। लेकिन पहले आप प्रधानमंत्री की बात सुनिए। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि देश में जाति का अगर पहचाननी है कोई तो वो केवल गरीब की मानिए, देश में और किसी जाति की गुंजाइश नहीं। सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है। जाति के मुद्दे पर इससे स्पष्ट बात, क्लियर कट बात प्रधानमंत्री ने जो की है कोई कर नहीं सकता था कि किसी की जाति कोई भी हो, वो महिला है, गरीब है, नौजवान है, किसान है, इनको आगे बढ़ाना है, गरीबी से बाहर निकालना है। और ये बढ़ गए, अगर आगे तरक्की कर गए तो देश तरक्की कर गया। इससे स्पष्टता और क्या चाहिए। और ये जवाब उन लोगों को है जो हर चुनाव में आपको जाति जाति करते सुनाई देते हैं। और इस चुनाव, आने वाले चुनाव में भी, 2024 के चुनाव में भी उनके पास यही एक जाति ही है जो एक कार्ड बचा है। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, अगर आप कितना भी जो जाति की बात करने वाला नेता है उसकी बात सुने तो वो क्या कहता है, वो अंत में यही कहता है कि हम इसीलिए जाति की बात कर रहे हैं क्योंकि इसको हिस्सा नहीं मिला। वो जिसकी जितनी भागीदारी, संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या भारी थी लेकिन उनको हक नहीं मिला, यही तो कह रहे हैं। कहते हैं कि इनको मौका नहीं मिला। रिजर्वेशन किस लिए? क्योंकि इनको मौका मिल जाए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका देना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो एक तरह से कहें, वो जो बता रहे हैं वो घुमा के कान पकड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सीधे कह रहे हैं कि ये गरीब ही तो है जिसकी सारी समस्या है। और मुझे लगता है कि ठीक है, जातीय आधार पर जनगणना करा लेंगे, बता देंगे कितने कौन है, लेकिन उससे क्या हासिल होगा? बिहार का बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। समझ में आ गया कि भाई अब तो कोई भी जाति ऐसी नहीं जो गरीब नहीं हो। 6,000 प्रतिमाह कमाने वाले, 10,000 प्रतिमाह कमाने वाले बिहार में कितने हैं, उसको लेकर आप कौन सा बात कहेंगे कि कौन सा कोई अपर क्लास हो गया, कोई लोअर क्लास हो गया? इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस बात में वजन है। दूसरा, जिसको कहते हैं कि सपोर्ट है उनका फैक्ट्स के साथ। कैसे? वो फैक्ट कौन से हैं? वो जो सरकारी योजनाएं चला रहे हैं वो बताते हैं कि 13.5 करोड़ लोग उनके कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर आए। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी उनके कार्यकाल में बेहतर हो गई, अब लोग नहीं है। उनके कार्यकाल में वो बच्चे जो स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते थे उनका एनरोलमेंट हुआ। उनके कार्यकाल में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा मिलने लगी उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं। उनके कार्यकाल में बिजली मिलने लगी तो पढ़ाई पूरी होने लगी। उनके कार्यकाल में देश में हाईवे, देश में रेलवे, देश में इस तरह के जितने काम है वो डबल से ज्यादा हो गए 50 साल की तुलना में। तो कुल मिलाकर कहें तो काम तो वही हो रहा है। अब ये जाति के नाम पर हो या गरीब के नाम पर हो, 2024 की राजनीति में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नहीं, लेकिन जो लोग जाति की बात करते हैं फिर वो जाति के बाद आरक्षण और यहीं जाकर रुक जाते हैं। देखिए, सवाल तो है ना कि आप उससे आगे बढ़िए। ये तो बड़ा साफ है ना कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही सच्चाई है देश की, कि जो गरीब है उसके लिए ही समस्याएं हैं। उसी को जो है वो पैसे के कारण वो इलाज नहीं करवा पाता, पैसे के कारण वो उसको नौकरियों का
जो ज़रूरत है वो नहीं हो पाती, वो पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। ये गरीबी के कारण ही है और वो उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, जो कि इस देश की समस्या है। जब जातिगत राजनीति जो है वो राजनीतिक पैंतरा है। अगर हम जातिगत जब बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं या फिर जातिगत चीज़ों की बात करते हैं, तो ये राजनीतिक वो है कि जातियों को बांटे रखो और वो जो है उसके नेता खड़े करो जातियों के और उसके हिसाब से वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो देश की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो गरीब है उस तक जो है जो भी लाभ है वो सरकार पहुंचाएगी, वो सरकार को पहुंचाना चाहिए। तो ये सही बात है बिल्कुल। मैं जरा आपको अब जो मैं आपको कह रहा था कि भारतीय ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपने सुना और उनका रुख बड़ा स्पष्ट है इस पर, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया कि हमारे लिए जाति गरीब की होती है, गरीब है केवल और कोई जाति नहीं। यूपी में विधान परिषद में नेता जो है केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये बात कही कि वो खुद और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर जाति जनगणना कराने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यह काम केवल केंद्र की सरकार करा सकती है। अब यूपी जैसे प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जैसा सीनियर लीडर ये बात अगर कह रहा है तो इसके पीछे जरूर भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई गुणागणित है। तो सुनिए पहले एक बार आप केशव प्रसाद मौर्य की बात। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किए, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, वो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत होगी। सरकार का स्टैंड जनगणना को लेकर के, जनगणना कराना जाति के आधार पर या बिना जाति के आधार पर, ये भारत सरकार का काम है। उस पर भारत सरकार विचार करेगी। हम लोग जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होने, राज्य सरकार से नहीं होने। ये मुद्दे केवल 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। अब जरा शिवपाल यादव की बात आपको सुना दें। शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए उनके अपने विधायकों को ऐसा समझिए कि पशुपेश में डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने विधायक जीत करके आए हैं वो कह दें कि हमको जाति जनगणना नहीं चाहिए। जनगणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, एमएलसी जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जाति केवल गरीब है, नेता उनके कह रहे हैं कि जाति जनगणना के हम खिलाफ नहीं है। बीजेपी के लिए हॉट पोटैटो है क्या ये मुद्दा? समीर जी बिल्कुल, देखिए जाति भारतीय राजनीति से कभी जाति नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं या राजनीतिक दल एक्टिव होते चुनाव में, जाति हमेशा प्रमुखता से सामने आ जाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया सिर्फ उनकी दुविधा नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भी दुविधा है कि वह कैसे, आप बिहार में देखिए, बिहार में आप जाति सर्वे जो हुआ उसका आपने समर्थन कर दिया। उड़ीसा में जब नवीन पटनायक सर्वे कराने करते तो आप उसका विरोध करते हो। पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष लिख के दे देते, ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप जाति का सर्वे करवाइए, हम आपके साथ में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व अभी इस मामले में बहुत फूक फूक कर कदम रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि देश में गरीब की जाति है। लेकिन आज देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि गरीब की जाति है, महिला है, युवा है और किसान है। मतलब यह प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वह इन 4 चीजों पर ध्यान देंगे। देश के जो गरीब है उनके ऊपर ध्यान देंगे, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड क्लियर है कि अब भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है, केंद्र सरकार जातिगत सर्वे या सर्वेक्षण की कोई कमिटमेंट नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी योजनाओं, अपने कामों
और प्रदेश की जो सरकार है उनके कामों के आधार पर चुनाव में लड़ेंगे और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे, उन्हें फोकस करेंगे। जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर अब आपको नहीं लगता कि बीजेपी इसमें फंसने वाली है? बिल्कुल, अब बीजेपी फंसेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्टैंड आज क्लियर हो चुका है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी अपने जो काम उन्होंने किए वो सभी ओबीसी के लिए भी क्या है, सभी जातियों के लिए क्या है, सभी धर्मों के लिए क्या है, और जो लाभार्थी उनको ध्यान में रखकर वो करेंगे। अब राहुल गांधी के जो जाति जनगणना है और ओबीसी की जो मांग है सर्वे करवाने की, उसके राहुल गांधी और विपक्ष जाति करे, जाति की बात करे, प्रधानमंत्री अब बात करेंगे विकास की, अपनी स्कीमों की, उसी पर चुनाव लड़ेंगे और अपने वेलफेयर स्कीम, बिल्कुल उसी पे लड़ेंगे वो। सहमत है? नहीं, मुझे लगता है कोशिश तो यही होगी, लेकिन दबाव बढ़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। और कमाल की बात यह है कि आप देखिए, जो जिसको कहें ना कि अगर इस पूरे का निचोड़ देखें, जो शिवपाल यादव एक लाइन में बोल के गए हैं, कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमारे सबसे ज्यादा सांसद हैं, 85-90 सांसद उनके हैं, हम सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देते हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमएलसी हो, यानी नॉमिनेटेड में भी हम सबसे ज्यादा ओबीसी को देते हैं, उसको डेंट किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी अपने इन पिछड़े नेताओं को लेकर क्या किसी अभियान पर 3 दिसंबर के बाद निकलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जातियों के सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यों के जो नेता हैं, वो सब कोई बड़ा अभियान लेकर निकलेंगे? क्योंकि आपको याद होगा, इसके पहले भी एक बार वो कोशिश की गई थी, तो 2019 का मंत्रिमंडल बनने के बाद बाकायदा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मंत्रियों का सम्मान किया गया था, जो जगत प्रकाश नड्डा जी ने बाकायदा सम्मान किया था। तो मुझे लगता है कि अब अगला चरण ये होने वाला है, ये जाति वाली राजनीति इतनी आसानी से जाएगी नहीं। नरेंद्र मोदी लीड करेंगे, देश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर, हर राज्य में जहां उनकी सरकार है भी या नहीं भी है, पिछड़ी जाति के नेताओं का महीने 2 महीने का अभियान, चाहे वो 3 दिसंबर के तुरंत बाद शुरू होगा या जनवरी फरवरी के बाद, जिसको हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन लोकसभा का शुरू होने वाला है, लेकिन जातीय जनगणना भाजपा कराएगी ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पेंडोरा बॉक्स खोलना होगा। वो 2024 के बाद भले करा दे, उसके आधार पर जो करना हो करे, लेकिन अभी वो उस ट्रैप में नहीं फंसने वाले। अब 24 चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की कोई कमिटमेंट भाजपा नहीं करेगी। अब देखिए, बिहार में लेकिन समर्थन किया। अब यूपी जैसे राज्य में आप हर चीज 24 को देखते हुए हो रही ना, चुनाव को देखते हुए हो रही है। यूपी जैसे राज्य के अंदर अब अगर जाति का कार्ड चल गया तो बीजेपी को ये डर तो होगा ना? बिल्कुल डर है, इस मुद्दे से भागा तो नहीं जा सकता। देखिए, ये बात साफ है कि जो अभी दिखाई दे रहा है वो ये है कि विपक्ष जो है वो जातीय जनगणना को 2024 के चुनावों में बड़े तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल देखिए 2 तरह की है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जातिगत तौर पर विभिन्न जो है सम्मेलन या अदरवाइज ऐसी चीज़ें नहीं की हैं, और राजस्थान में भी ऐसा किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको ये समझ नहीं आती है कि जो जातिगत जो राजनीति है वो यहाँ पर है, लेकिन बीजेपी की मुश्किल ये है कि अगर वो ऐसी कोई जातिगत जनगणना के फेवर में बहुत ज़्यादा या करवाती है, खुद करवाती है, तो जो अगड़ी जाति का वोट है वो सारा उनके से छिटक जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात हमें समझनी चाहिए, जबकि ओबीसी का वोट बहुत ज़्यादा बीजेपी को मिलता है, लेकिन ये बात भी सही है कि स्वर्ण जातियां हैं उनका वोट बीजेपी को बहुत ज्यादा मिलता है। वो भले 12-15% जो भी है बहुत ज्यादा मिलता है, और जो कि एक कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 2 धारी तलवार है। अगर वो जातीय जनगणना की खुले तौर पर विरोध करती है तो जो बाकी ओबीसी हैं या बाकी जो जाति हैं वो कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी का स्टैंड आज आर्टिकुलेट कर दिया स्पष्ट तौर पर? प्रधानमंत्री ने काउंटर दिखाया है कि इस जो विपक्ष जो ये जातीय जनगणना के को एक मुद्दा बनाने जा रहा है, उसको काउंटर कैसे किया जाएगा। उसको काउंटर इसी तरह से किया जा सकता है कि जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, जो वंचित वर्ग है, उसको हम आगे रखें, किसान है उसको आगे रखें और उसकी भलाई की बात करें, ना कि जातिगत बात। अब यूपी की बात चल रही है, मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ वो अब किस स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो इस वक्त गोरखपुर में है। गोरखपुर आज उनका जाना था, कार्यक्रम था, और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपीए सरकार के एजेंडे पर गरीब और किसान नहीं थे। तब की सरकारों में चेहरे देखकर योजनाओं की बंदरबांट होती थी, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मोदी सरकार बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। आप सुनिए उनकी बात पहले, फिर आज जो वहां खास कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो,
जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया। नहीं, पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदर बांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। अब याद करिए, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, 4 करोड़। योगी आदित्यनाथ आज अपने होम टाउन गोरखपुर में हैं और वहां वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 34वें स्थापना दिवस समारोह पर करीब 1300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। और इस आयोजन का जो सबसे खास अट्रैक्शन है वो दिल्ली में जैसे प्रगति मैदान का ट्रेड फेयर होता है, उसकी तर्ज पर गोरखपुर में होने वाला ट्रेड शो है। 4 दिनों तक चलेगा ये ट्रेड शो और इसका ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त पहले ही किया था। इस आयोजन के दौरान गोरखपुर में करीब 500 उद्योगपति मौजूद रहेंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी होंगे। इनमें से 54 उद्योगपतियों के साथ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में निवेश को लेकर बातचीत भी करेंगे और माना जा रहा है सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश जो है उसको लेकर के आज यूपी के लिए बात हो सकती है। तो ये योगी आदित्यनाथ का खास तौर पर गोरखपुर में होने जा रहा एक कार्यक्रम था। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का चेहरा बदलने में जुटे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को एक नई पहचान लेकिन आज मिलने जा रही है और वो पहचान गोरखपुर ट्रेड शो की शुरुआत होगी जो आज वहां पर होने जा रहा है। तो गोरखपुर तो चलिए खैर एक शोकेस आप कह सकते हैं कि यूपी के डेवलपमेंट का बनाने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन इसके अलावा जैसा भी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि आय के स्रोत वही, सरकार में काम करने वाले लोग वही, फिर पैसा कैसे है इस बार सरकार के पास योजनाएं चलाने के लिए, यह अपने आप में एक केस स्टडी बनना चाहिए। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है। अगर आप दुनिया भर में देखें तो अलग अलग इकोनॉमीज में, और हम कहते हैं कि भारत का ये युग है 80 के दशक में जो काम चीन ने किया, जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने किया कि पूरे देश की सोचने की, काम करने की, जिसको हम वर्किंग कल्चर कहते हैं, उसको बदल दिया। दुनिया के अलग अलग देशों में जब हम देखते हैं तो भारत की स्थिति थी कि वो उस जगह पर खड़ा होता जहां इकोनॉमिकली, डिफेंस के क्षेत्र में, या हम कहें कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी धमक सबसे ज्यादा होती। लेकिन शायद हमारी एक नीति थी और मैं उसके लिए किसी सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा। नेहरू जी का अलग सोचना रहा होगा, इंदिरा जी का अलग सोचना रहा होगा, शास्त्री जी अलग सोचते थे, फिर अटल जी अलग सोचते थे। लेकिन क्या भारत की जनता ये डिजर्व नहीं करती है कि भारत के लोगों को दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले खड़ा देखा जाए? भारत का वो टैलेंट जो अमेरिका से लेकर दुबई तक में अपनी, कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा एकदम ठीक से दिखा रहा है, वो भारत में आके कैसे गड़बड़ हो जाता है? फॉर्च्यून 500 कंपनियों में जो उनके सीईओ हैं वो हमारे लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जहां से डिसीजन लिया जाता है और इंप्लीमेंटेशन की जो कल्चर है, जो रफ्तार है, वो गड़बड़ है। और वही ठीक करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, जिसको योगी आदित्यनाथ चिन्हित कर रहे हैं। अब क्या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री इस तरह से मॉनिटरिंग करता था? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि दूसरे प्रधानमंत्री भी वैसी ही सदिच्छा रखते अगर कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन होता, ऐसा कोरोना टाइम आता, ऐसे कहीं भूकंप आ जाता। लेकिन इस तरह से मिनट बाय मिनट मॉनिटरिंग, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को उस जगह पर उतार देना, हम सबसे पहले करेंगे। दुनिया के दूसरे देश वैक्सीन बना रहे हो, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, उसके मुकाबले हमारी कंपनी ये काम करेगी, जोखिम लेंगे। ये करने का साहस पहले की सरकारें नहीं कर पाती थी। ये एक सच्चाई है। उसकी वजह से हमारे मनोबल पर असर पड़ता था और जो उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो कमजोर पड़ती थी। अब वो बेहतर हुई।
जैसे आपने कहा ना वर्किंग कल्चर बदल गया, तो इस वर्किंग कल्चर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि उनकी सरकारें कहीं भी हों, केंद्र की सरकार है या राज्यों की सरकार है, ये मिशन मोड में काम करने वाली सरकार है। आप सहमत हैं इस टर्मिनोलॉजी से? देखिए, एक जो बदलाव दिखाई दिया, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उससे पहले जो भारत में सर्विसेज सेक्टर जो था बड़ा तेजी से काम करता था और सर्विसेज सेक्टर के कारण ही भारत जो है विश्व में जाना जा रहा था। लेकिन एक जो सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही थी। तो मैंने ये देखा है कि जो बीजेपी सरकार है उसने मैन्युफैक्चरिंग की ओर और भारत में मैन्युफैक्चरिंग की ओर जो है वो कदम बढ़ाए हैं। वो कोशिश की है कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब इसमें चाहे एक ज़िला एक प्रोडक्ट का जो बात करते हैं हम यूपी में, वो बात आती है कि किस तरह से उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाकर या उसकी मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ाकर जो है विश्व भर में जो है उसका सप्लाई किया जाए। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं, जैसे जैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे भारत की इकोनॉमी, भारत में रोजगार, ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो दूसरी जिम्मेदारी और बड़ी जो राजनीतिक जिम्मेदारी है, भाई 80 सीटों का जिम्मेदार उनको 2024 के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों नहीं, मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ को आसपास के प्रदेशों और ऐसी सीटों के ऊपर भी भेजा जाएगा जहां लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने से 2 या 3% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहला फोकस किया लॉ एंड ऑर्डर की तरफ। जो उत्तर प्रदेश बदमाशों गुंडा राज के लिए जाना जाता था, उद्योगपति वहाँ इन्वेस्ट करने से डरते थे। आप देखिए, हरियाणा में गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट हुआ, IT हब बन गया, लेकिन कहीं उत्तर प्रदेश इतना जुड़ा हुआ है दिल्ली से, लेकिन वहाँ के बड़ा इन्वेस्टर नहीं आया। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और बदमाशी मुक्त करने का काम किया और जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश किया वह इन्वेस्टर्स के मन में एक विश्वास जगाया है कि अब योगी है तो वहाँ पर आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी को गुंडा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राज्य सरकार का जो टैक्स है वही देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल है वह इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये बात तय है कि आने वाले कुछ समय में जब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज्य में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन के आएगा और बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।